हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस कोर्स में यह हमारा सेकंड वीडियो है, हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटीज। ठीक है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्या है प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिक हॉट टॉपिक्स क्या थे, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेसिक चीज होती है एनसीईआरटी। देखो, ऐसे देखी जाए तो एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12 सारी इंपॉर्टेंट है, बट पूरी की पूरी बुक अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो 6 साल निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल एक बुक के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करने हैं। तो हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाएंगे। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक को आपको कैसे रेफर करना है। मुझे पता है बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो इस वीडियो के लिए, बट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टू टॉपिक मैं आपको पहले बताऊंगी कि हमको क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक्स की। देखो, बेसिक्स ऑफ साइंस आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने में हेल्प नहीं करेगा, बट ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड योर डेली लाइफ एज अ सिविल सर्वेंट एंड नॉर्मल पर्सन ऑल्सो। अगर एक बार आपको एनसीईआरटी आ गई तो आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं, बट बाकी सारी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस, सीटीईटी, टीईटीटी, ये जो सारी एग्जाम्स होती है बेसिक लेवल साइंस पूछती है, जो आपके इन टेक्स्ट बुक से द्वारा क्लियर अप किया जाएगा। कोई भी रेफरेंस बुक या साइंस मैगजीन अगर आप पढ़ोगे पर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसी भी बड़े डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चीजें पढ़ने के लिए, आपको ग्रास्प करने के लिए, उसका मैकेनिज्म समझने के लिए आपको उसका सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता तो आप आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पर आपको ये चीजें ही नहीं पता, आपको ये टर्म्स का नॉलेज ही नहीं पता, तो आप सोचोगे क्या बात है। ठीक है। Being the most basic cheese, basic book, and also written in a very simple and lucid language, NCRTs are the basis, they form the base for the entire preparation. देखो, एनसीईआरटीज का एक ज्यादा इंपॉर्टेंस ये भी है कि ऑल ओवर इंडिया नेशनल बुक्स है गवर्नमेंट की। ठीक है। सीबीएसई के लिए प्रेफर की जाती है, सेंट्रल बोर्ड के लिए प्रेफर की जाती है, तो इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। सेकेंडली, मेन्स आंसर राइटिंग के लिए ऑल्सो लैंग्वेज शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ एनसीईआरटीज, मतलब फंडामेंटल लैंग्वेज वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स ऑल्सो। तो देखो, सिर्फ एनसीईआरटीज आपको नॉट ओनली एग्जाम्स, बहुत सारी एग्जाम प्लस आपके मेंस के लिए, प्लस आपको प्रोसेस समझने के लिए यूजफुल है। इसके लिए हम एनसीईआरटीज को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है। एनसीईआरटीज आर योर बाइबल फॉर साइंस एंड टेक प्रिपरेशन। भले ही आपका साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली आपको उसका कमांड आ जाएगा। देखो, पहले टाइम पे शायद आपको लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट लग सकती है, पर डोंट वरी, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। कोई भी आपको डाउट होगा, आई क्लियर अप साइंस फॉर यू। जैसे मैंने आपको बोला था, साइंस इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। इन 2011-13 आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर थे और डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए थे। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम क्लास 6 to 7 एनसीईआरटीज, जो आज भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं। अगर अभी आप रिसेंट ईयर्स का ट्रेंड देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। कभी कभी 9-10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डायरेक्टली प्रीलिम्स से, जिसमें से 1 से 2 बेसिकली टेक्स्ट बुक से होते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, भले आपने टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और बेसिक स्किप किए, तो उसको स्मार्टनेस नहीं बोलते। बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, और टफ तो आपको ऑब्वियसली पढ़ाई करके हम सॉल्व करेंगे। तो टू नॉट लूज मार्क्स ऑन बेसिक टॉपिक हम एनसीईआरटी को रेफर करते। देखो, मैं बार बार आपको ना एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे। ठीक है। पहले हम 6 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे। 6 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक काफी स्मूथ है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको 1 से 2 दिन में आसानी से फिनिश कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कुछ टॉपिक्स जो इरिलेवेंट है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बुक में इरिलेवेंट टॉपिक है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम उनको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। हम पैराग्राफ्स में आपको कुछ ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं करना, फास्ट फास्ट पढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं।
To know important parts and what to focus on, first check out the previous year questions, especially after 2010. मैंने 2010 क्यों मेंशन किया है? क्योंकि मैंने आपको बोला है साइंस ओवर द इयर्स काफी ज्यादा डेवलप होता है, काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, तो 10 साल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी क्वाइट गुड फॉर अस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव आल्सो लिस्टेड इन द प्रीवियस लेक्चर. मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी दिया है, अगर आप भूल गए हो तो आप वापस उस वीडियो में जाके देख सकते हो. You can revise it to get a hang of what is actually asked in the real exam. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है स्पेशली एनसीईआरटीज वाला, स्कूल के टेक्स्ट बुक्स वाला, ये कोई भी स्टैंडर्ड के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं, ताकि उनको पता चले जब स्कूल में वो टॉपिक पढ़ रहे तो आगे चल के ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर हम यूपीएससी या एमपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं. ठीक है, सो आप जितने से जितना ये वीडियो देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्लीज करो. तो let's start with 6 standards NCERT first. Chapter 1 Food, where does it come from? इतना important नहीं है, आप 10 मिनट में इसको casually पढ़ के खत्म कर सकते हो. सेकेंड चैप्टर है components of food. उसमें आप nutrients पे फोकस करो, vitamins पे फोकस करो, vitamins के minerals and deficiency diseases पे फोकस करना. देखो deficiency diseases वापस 8th standard में भी आएगा, don't worry. बट यहाँ पे आपको 2.3 टेबल ज्यादा मेमोराइज करना है, कौन से विटामिन और उसकी कौन सी डेफिशिएंसी है. अगर आपने फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखा होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसका एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था. थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, स्किप करो, ये एग्जाम के सिलेबस में फिट नहीं करता. फोर्थ है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ठीक है, इस चैप्टर को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इसको बिल्कुल पढ़ो ही ना, बट अगर आपके पास बहुत कम टाइम है आप इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो. ठीक है. फिफ्थ चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. स्पीडली रीड दिस चैप्टर आफ्टर द टॉपिक सेडिमेंटेशन. उसके बाद आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सिक्स चैप्टर है चेंजिंग अराउंड अस, उसको भी आप 10 मिनट में खत्म कर सकते हो, क्योंकि देखो ये 6th स्टैंडर्ड की बुक्स है, इसमें ये वाले थियरी आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछा भी गया यू कैन कवर इट अप फास्ट. सेवेंथ चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बॉटनी के बारे में बताता है, बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताता है. रीड इट वेल. 8th चैप्टर बॉडी मूवमेंट है, हैज टू बी रेड एनीवेयर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में. स्पीडली रीड द अंडर द कंटेंट टिल द गेट ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अंडर द टाइटल गेट ऑफ एनिमल्स, वहां तक आप पढ़ सकते हो. 9th चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको एडेप्टेशंस के बारे में बताता है. देखो अगर आप फर्स्ट वीडियो देखोगे वहां पे सैमोफाइट्स, डेजर्ट प्लांट्स के एडेप्टेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में. आप देख सकते हो 6th स्टैंडर्ड के चैप्टर 9 से वो क्वेश्चन उठाया गया है. तो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर अप की है, guarantee, I assure you कि 1 to 2 questions which come from the textbooks directly आप उनको मिस नहीं करोगे. तो इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा क्लियरली पढ़ो. 10th चैप्टर है मोशन एंड डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. जस्ट रीड द लास्ट 2 पेजेस टू नो द टाइप्स ऑफ मोशन. बस जब मैं बोल रही हूँ स्किप द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर 11, ये आपको ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाता है. जस्ट एक बार पढ़ लो ताकि आपको पता चले रिफ्लेक्शंस के बारे में, नथिंग मच इंपॉर्टेंट. 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के ऊपर है. स्पीड दिस चैप्टर अगर आपको बिल्कुल कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और स्विचेस के बारे में नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, और आपने ओवर द इयर्स इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई की है, यू कैन स्किप इट. 13th चैप्टर इज फन विद मैग्नेट्स. बेसिक्स ऑफ मैग्नेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी आपको लाइक रिपेल्स, अनलाइक्स अट्रैक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट्स, यू कैन रीड इट अप इन 15 to 20 मिनट्स. ये टॉपिक उसको बता देता है. फिर आप देख रहे हो 14th चैप्टर वाटर है. आप वाटर पे, वाटर साइकिल, क्लाउड फॉर्मेशन, फ्लड, ड्रॉट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस पे फोकस कर सकते हो. एयर अराउंड अस में आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजन का रोल इन एटमॉस्फेयर. देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट एटलीस्ट क्या होता है कि जब प्रीलिम्स में आपको नहीं आया क्वेश्चन, पकड़ लो, बट मेंस में आ गया,
मेंस में 2-3 बेसिक लाइंस है इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, आपको ये साइंटिफिक वर्ड साइंटिफिक सेंटेंसेस आसानी पड़ती है। फिर यूजुअली क्या आता है, आपको कंसेप्ट पता होता है बट आपको सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता। बट अगर आपने बुक पढ़ी है, आपने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो यू विल बी एबल टू फ्रेम दैट इन सेंटेंसेस प्रॉपर्ली। 16 चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजी पार्ट है इसका, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये था 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, ठीक है। मैंने आपको बताने में ये हार्डली 5 मिनट्स में खत्म कर दिया। आप 1 से 2 दिन में इसको खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको जब रिवाइज करना है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड रिवाइज ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू 7th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। फर्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस पे फोकस करता है, उसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करने वाले, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, उनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पिचर प्लांट क्या होता है। और एक चीज अगर मैं आपको बताऊंगी, सपोज आप बोर हो रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो पर आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, इमिडिएटली आप यूट्यूब पे जाके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की वीडियोस देखो, ठीक है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसकी अगर आप साइंस में वीडियोस देखोगे, योर स्टडिंग विल बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम कैंडी क्रश खेल रहे, एक लेवल हम मिस हो जाते तो हम गेम अनइंस्टॉल नहीं करते, जब तक हम वो लेवल क्लियर नहीं करते हम खेलते रहते। व्हाई? बिकॉज वी आर एंजॉइंग द प्रोसेस। सिमिलरली जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको टॉपिक करने का मन नहीं कर रहा, याद नहीं रह रहा, उसको स्किप मत करो, बार बार पढ़ो, एंजॉय करो उस प्रोसेस को, सो वी कैन ग्रास्प इट मोर इजीली, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आप पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ो। थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, आप स्किप कर सकते हो क्योंकि देखो मैं आपको बता देती हूँ, फाइबर, फैब्रिक, सॉर्टिंग इनटू ग्रुप्स, ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के सिलेबस में फिट नहीं होते। आइदर मेंस भी ले लो, प्रीलिम्स भी ले लो, या आपको इंटरव्यू में भी पूछा नहीं जाएगा। हीट में आप सिंपली ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ो, वहां से पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। ओके, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर 5, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो पता होनी चाहिए। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एसिड क्या है, बेस क्या है, और उसके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स। देखो कुछ लोगों का ऐसे भी हो सकता है, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, आपको भले ही ये टर्म्स फैमिलियर नहीं हो, डोंट वरी, यहाँ पे इस वीडियो में मैं कोई टॉपिक पढ़ा नहीं रही हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊंगी तब ईच एंड एवरी टर्म को मैं काफी डिटेल में बताऊंगी, अभी ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। चैप्टर 6 में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लास्ट ईयर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। स्किप द केमिकल फॉर्मूला एंड रिएक्शन, आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे आप ध्यान से देख सकते हो। आपने एक क्वेश्चन भी देखा होगा फर्स्ट वीडियो में, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का दिखाया था, उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इसमें मिल्क टर्निंग सार, वो वाला एक पार्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस, वो वाले, अब फर्स्ट वीडियो प्लीज देखना। चैप्टर 7 में वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो यूपीएससी को ना क्लाइमेट, अडेप्टेशंस बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद है। विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, चैप्टर 8, आप इसको जियोग्राफी में डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपको जियोग्राफी से ज्यादा साइंस उसके बिहाइंड में क्या है वो आपको बताएंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हो। चैप्टर 9 है सॉइल, हियर फोकस ऑन सॉइल प्रोफाइल, हियर फोकस ऑन सॉइल प्रोफाइल, डिफरेंट होराइजन्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पता होना चाहिए हमको लेयर क्या होती है सॉइल्स की, कौन कौन से सॉइल के प्रॉपर्टीज होती है, क्रॉप्स कौन सी उसमें ग्रो होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर 10, इसमें आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर फोकस करोगे। चलो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछ देती हूँ, आई नो वेरी बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो प्लीज इसके बारे में लिखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मुझे पता है आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, बट ये आपको पता होना चाहिए। 11th चैप्टर है, अभी भी हम 7th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी पे है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, सेक्शंस एंड फंक्शनिंग्स ऑफ ह्यूमन हार्ट,
हार्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ये भले आपको एग्जाम के लिए नहीं पता, ठीक है, बट एज ए पर्सन ऑल्सो आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है। ये चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये भी पूछ सकती हूँ ब्लड और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, ये 12th स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। 12th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बहुत केयरफुली पढ़ना, ठीक है। आगे का चैप्टर है मोशन एंड टाइम, आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, चैप्टर नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यहाँ पे बस आप हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ो। लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आप बताना, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। जैसे कार का रियर व्यू मिरर होता है, वो कौन से टाइप का लेंस है, ये बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, इसके लिए हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर हमको पूछा गया कि वाटर क्राइसिस के ऊपर कुछ बात बताओ, तो सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगा। फॉरेस्ट लाइफ लाइन, इसको आप इट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, लुक फॉर द कंसेप्ट गिवन इन बिटवीन, नो हाउ फॉरेस्ट इकोसिस्टम वर्क्स इन जनरल, ठीक है। वेस्ट वाटर स्टोरी, इसको आप पढ़ सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। 7th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी साइंस का बुक मार्क करके हो चुका है, अभी विल मूव ऑन नेक्स्ट 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हियर वी फोकस ऑन खरीफ एंड राबी क्रॉप्स, आपको पता होना चाहिए कौन से सीजन में खरीफ होता है, कौन सा राबी होता है। रोल ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो 8th चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। फ्रेंड एंड फो, दोस्त एंड दुश्मन, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, ठीक है, ये सारी चीजें। वायरस आपको पता है सबसे ज्यादा बीमारी फैलाता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पैथोजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, स्पेशली कोरोना वायरस की वजह से वायरस वापस टॉपिक में पूछा जा सकता है, आइदर दे कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन ऑन वायरस, या फिर वो आपको बेसिक क्या बोलते हैं वायरस की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। पर्सनली मेरा काफी फेवरेट है। फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ाई की थी मुझे लगा था कि अरे इसमें कितनी सारी चीजें याद करने के लिए, लेकिन अब जब बार बार पढ़ोगे आपकी एक्चुअल में दोस्ती हो जाती है, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। देखो मैं फ्लो में जा रही हूँ, पर कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है आपका नोट्स लिखना या मार्क करना, यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, नो द टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड द यूसेज इन डेली लाइफ। मैंने आपको बोला फाइबर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। 4th चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप इसको पढ़ सकते हो, स्किप करो केमिकल रिएक्शंस, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ, ज्यादा डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस यूपीएससी नहीं पूछेगा, बिकॉज यूपीएससी इज आल्सो अवेयर कि सिर्फ साइंस के बच्चे एग्जाम्स नहीं लिख रहे, तो वो आपको जनरल बेसिक साइंस पूछता है, ठीक है। 5th चैप्टर 8th स्टैंडर्ड में है कोल एंड पेट्रोलियम, इसमें आप देखो कोल फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उनके यूजेस। कंबशन एंड फ्लेम, फोकस ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ इग्निशन, टेम्परेचर क्या होता है, मेथड्स टू कंट्रोल फायर, वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इकोलॉजिकल डैमेज टू फ्यूल बर्निंग, ये भी आप पूछ सकते हो। इसी टॉपिक से मैं अभी इसको अगर मुझे ज्योग्राफी के साथ रिलेट करना होगा, आपको पता है पिछले साल अमेजोन फॉरेस्ट में बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर लग गया, ठीक है। अभी ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि मुझे फायर याद आ गया, इकोलॉजिकल डैमेज ड्यू टू फायर बर्निंग, फ्यूल बर्निंग, तो मैं वहां पे फॉरेस्ट फायर को लिंक कर दिया। तो आप प्लीज देखो कि वो फॉरेस्ट फायर क्यों लगी थी, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7th चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड के लिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ऐसे टॉपिक होते हैं ना, कंजर्वेशन, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना। 8th चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, बेसिकली एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट फिर भी क्योंकि अभी हमने स्कूल में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, सबको पता होता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर
हाउस ऑफ द सेल, सबको ये पता होता है। और बाकी सारी चीजें, राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें ओवर द इयर्स हम भूल जाते हैं। तो इन बेसिक्स के लिए हमको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायरेक्टली पढ़ सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फ्रिक्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर प्रीलिम्स, अंडरस्टैंड ऑल द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रिलेटेड टू फ्रिक्शन। और एक चीज मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में बताना चाहूंगी। देखो, आप फ्रिक्शन, आप मुझे बताओ, कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? मतलब किसी भी चीज में फ्रिक्शन फील होने के लिए उन दो चीजों को कांटेक्ट में रहने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। और क्या फ्रिक्शनल फोर्स हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, आप जमीन पे चल नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिकल यूजेस को समझने की कोशिश करो, ठीक है। साउंड, गिव दिस चैप्टर a smooth read, focus on the topic characteristics of sound like pitch, loudness, pitch क्या होता है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करो। 14 चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग और उसके एप्लीकेशंस पे फोकस करना, ठीक है। 15 चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना, इसमें लाइटनिंग के बारे में बताया गया है, अच्छे से लाइटनिंग को समझने की कोशिश करो। लाइटनिंग और थंडरिंग के बीच का डिफरेंस मैंने आपको पूछा था लास्ट वीडियो, फिर भी आप मुझे बताओ क्या है। 16 चैप्टर लाइट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर बेसिक के क्वेश्चंस पूछे जाए तो डिफ्यूजन, रिफ्रैक्शन, इन टॉपिक्स के ऊपर पूछा जाता है, या फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ये एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। 17th chapter is star and the solar system. Very, very important to know the basics of astronomy. Also, every alternate year a question is asked in astronomy. अभी देखो, ये मैंने बोल दिया, बट इसको एकदम ठान के मत चलो कि अभी इस साल, पिछले साल नहीं आया तो ये साल जरूर आएगा ही आएगा। You cannot give guarantee about UPSC, but you can try to predict. तो हमें ऑन सेफर साइड उसको पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वापस इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका एयर पोल्यूशन का बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लो। ये हमने कवर किया 8th स्टैंडर्ड का साइंस एनसीईआरटी, ठीक है। देखो, बोलने में 5-5 10-10 मिनट में खत्म हो रहा है, पर आपको समझने में 1 दिन 4 दिन आप ले सकते हो, बट 1 हफ्ते से ऊपर एक बुक के लिए फोकस नहीं करना। 6 हफ्ते मैक्स, 3 से 4 हफ्ते मिनिमम आपको साइंस एनसीईआरटी कवर अप करनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद 9th स्टैंडर्ड। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर को आप स्पीडली पढ़ सकते हो। इसमें आपको किस चीज पे फोकस करना है? इवेपोरेशन, वेपराइजेशन और उसके प्रैक्टिकल यूजेस। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें आपको सिर्फ टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कोलॉइड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस क्या होती है, ये सारी चीजें। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और आई अज्यूम कि आपको बेसिक एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये मैं हर अपने स्टूडेंट को बिफोर स्टार्टिंग केमिस्ट्री क्लास में उनको पूछती हूँ, तो फिर भी मैं आपको भी पूछूंगी, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको ये पता है, मतलब आपको केमिस्ट्री पढ़ाई बेसिकली आपको केमिस्ट्री की पता है। इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, इसका मतलब आपके बेसिक कमजोर है, ठीक है। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो या स्किप कर सकते हो। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आपने ऑलरेडी सेल कवर अप किया है 8th स्टैंडर्ड में, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ सेल के कंपोनेंट्स और फंक्शंस पे फोकस करो। टिश्यूज थोड़ा टेक्निकल चैप्टर हो गया, सो आपको थोड़ा याद रखने में इसको डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है। मैं नहीं बोल रही कि पूरा डिटेल में जाके फोकस करो, हमें पीएचडी नहीं करना, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर 7 9th स्टैंडर्ड का, ये आपको बायोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस कराएगा, बेस बताएगा आपको। यहाँ पे क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ वेरियस स्पीशीज, अगेन आपको डिटेल में नहीं जाना, जस्ट ब्रॉड व्यू, ठीक है। अब देख रहे हो, अगर एनवायरमेंट के लिए हमको देखना है तो हम 12th की बायो की टेक्स्ट बुक उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का बायो हमको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। मोशन चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल किड्स, नॉट फॉर गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो जिसको स्कूल के टाइम पे मोशन चैप्टर पसंद नहीं आ रहा था, अब बच गए, आपको ये अभी वापस नहीं पढ़ना। Force and laws of motion, just focus on the 3 laws of motion and their practical applications. Skip all the formulae.
ग्रेविटेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको बेसिक्स बताएगा ग्रेविटेशन का, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बायंसी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, ये चीजें आपको बताएगा। बायंसी से याद आया, आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी, आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर एंड इट्स मेजरमेंट, ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं साउंड चैप्टर। यहाँ पे आपको देखना है हाउ साउंड ट्रेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसके यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, सोनार, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। इसमें आप एको के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लो, कितना डिस्टेंस होना चाहिए फॉर अ साउंड टू एको, ठीक है। चैप्टर 13, व्हाई डू वी फॉल इल, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो प्रीलिम्स को ना बीमारी वाले चैप्टर पसंद है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, व्हाई डू वी फॉल इल। तो ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना, भले ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें होने से, क्या फॉलो करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सो इट्स अ गुड चैप्टर टू नो। चैप्टर 14, नेचुरल रिसोर्सेज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजी पार्ट व्यू से। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फिर चैप्टर 15, इंपॉर्टेंट, रीड लाइन बाय लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। ये था 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी साइंस का। इधर तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर स्टैंडर्ड 10 नाउ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिस लास्ट पेज पे करोजन दिया है, रैंसिडिटी दिया है, वो पढ़ो। स्टार्टिंग में हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, स्कूल में इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें बस पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ब्लीचिंग पाउडर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोडा, उसके फॉर्मूला, ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या है, बेकिंग सोडा क्या क्या है। आप मुझे बताओ, CaOCl2 क्या है ये? आई नो इट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बट किस चीज का नाम है आप मुझे बताना। अगर आपको नहीं पता डरो मत, मैं आपको बता दूंगी जब हम उस टॉपिक पे आएंगे। थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जस्ट नो द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड द बेसिक्स ऑफ करोजन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स, इस चैप्टर में आपको काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है। द डू यू नो एंड मोर टू नो बॉक्सेस गिवन ऑन डिफरेंट पेजेस आर मस्ट रीड, ठीक है, बाकी आप सारा स्किप कर सकते हो। अभी देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इस साल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो सिलेबस आया है, जो कट शॉर्ट होके आया है, जिसमें 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, उसमें क्या बोला गया कि डू यू नो या मोर टू नो या ट्राई टू रिमेम्बर, जो बॉक्सेस के अंदर की थियरी है उसमें से बच्चों के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो किड्स कैन स्किप दैट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्यूचर में आप देख रहे हो उसी टॉपिक में से जनरलाइज क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो मेरा ये हमेशा मानना रहेगा, जब भी आप पढ़ाई करते हो कोई भी चीज स्किप मत करो, इवेंचुअली आपको वो यूजफुल रहती ही है। तो आपको क्या करना है, अभी वो चीजों को जाके वापस पढ़ना है। चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आप इसको स्किप कर सकते हो। पर्सनली मुझे पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट बहुत याद है, मेरे पास बहुत सारे कोड्स भी है। आई नो नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट किसी भी बच्चे को अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो। आई कैन मेक अ सेपरेट टेबल वीडियो फॉर यू। चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केयरफुली लाइन बाय लाइन पढ़ो, स्किप एक्टिविटीज एंड रिएक्शंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स पे फोकस करना। चैप्टर 8 10th स्टैंडर्ड का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, फोकस मोर ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल ऑर्गेनिजम्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो इसमें मैंने आपको बताया कि इस चीज पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स, स्मूथली पढ़ना। चैप्टर 10 है reflection and refraction, be very selective while reading this chapter, skip all the ray diagrams, images of various mirrors and lenses। ये अगर आप सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, बट एसएससी के टाइम पे कभी कभी या फिर एसबीआई पीओ में कभी कभी ज्यादा ही फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप स्किप मत करो, आप समझने की कोशिश करो। बेसिकली आपको बेसिक वर्किंग पता होना चाहिए डिफरेंट मिरर्स एंड लेंसेज के ऊपर, ठीक है। फिर आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
आपको एक्चुअल ऑप्टिकल फिनोमिना के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए प्यूपिल का क्या रोल होता है, रेटिना का क्या रोल होता है, ठीक है, आंखों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, आंखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट रीड द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड स्किप रेस्ट, नथिंग रिलेवेंट फॉर यूपीएससी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही सिलेक्टिव रहना इस चैप्टर में, यहाँ पे वर्किंग ऑफ सोलिनॉइड, मोटर, जनरेटर विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम। यू शुड नो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नो द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर 15 10th स्टैंडर्ड का है, आर एनवायरमेंट, सम इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी हैव बीन गिवन, यू शुड नो देम बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग शंकर्स नोट फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखो, शंकर आईएएस का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप आर एनवायरमेंट पढ़ सकते हो, 10th स्टैंडर्ड की बुक, ठीक है। फिर है चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट मेंस में स्टोरी लिखते हुए आंसर्स फ्रेम करने के लिए आपको ये कर सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ना, जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश करो। ये मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटीज बता दी, अब बच गई 11th एंड 12th। लेट्स मूव ऑन फर्दर। You can skip the physics books. These are too technical and not relevant for preparing of government exams, especially UPSC. Physics में अगर पूछना भी होता है तो वो मिरर लेंसेज तक पूछ लेते हैं, आगे इतना आगे डिटेल में 11 12 तक नहीं जाएंगे। Some units of chemistry book part 2 are relevant for exam, especially environmental chemistry. ठीक है, जो एंड के चैप्टर्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वो वाले। Just focus on the chemistry and biology books and read them very selectively. हमको पूरा वापस बोर्ड एग्जाम नहीं देना, हमें selectively prepare करना है। Read further topics that you have studied till class 10. Do not go in depth, just have general understanding and move on. तो क्या है पढ़ना, देखते हैं। 11th की एनसीईआरटी के लिए केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर 14, 12th स्टैंडर्ड के लिए केमिस्ट्री का 14 15 16 एंड के चैप्टर्स। बायोलॉजी में चैप्टर 4 एंड 5, 12th स्टैंडर्ड में आप देखोगे बायोलॉजी में 8 9 10। अगर आपने मेरा एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का कोर्स देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे हम चैप्टर 14 और 16 पे फोकस करते हैं एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये कोर्स है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे मैंने साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये आपको दिए हुए, ठीक है। और भी आपको इसके अलावा कुछ डाउट होगा प्लीज बोलना। इस वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की और जितनी चीजें मैं आपको इसमें दे पाऊँ आई हैव ट्राइड। Please like, share and subscribe, ठीक है, and do give your valuable feedback in the comment section. Thank you.